नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 31वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्वर्णलता के साथ साथ अन्य लेखकों के उपन्यास और कहानियाँ यदि आप सुनना चाहते हैं तो उनका भी लिंक आई बटन में रहेगा। और अगर जिसका लिंक अगर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होगा, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट बटन से मिल जाएगी। हमारे चैनल के पेज पे जाइएगा, वहाँ वीडियो के साइड में जो प्लेलिस्ट बटन होता है आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 31वां अध्याय। स्वर्ण के अगाध समुद्र का एक अंजुरी पानी, अगाध स्मृति कथा की मुट्ठी भर बात। अब प्रकाश का मुंह देखेगी। शायद इसलिए ही स्वर्णलता उमंग में रही हो, इसलिए ही वह ताक कर देख नहीं रही है कि उसके अंतःपुर की सारी लोकाचार विधियों के अनुशासन बिल्कुल ठीक से पाले जा रहे हैं या नहीं। अब वह बहुतेरे दुविधा द्वंद से निपटकर अपनी पहली कविता के दिन की कहानी को अक्षर में बंदी करके अपनी मामी सास के यहाँ जाने को ललक रही थी। बेटे को बुलाकर कहा, सुबल एक बग्घी बुला देगा? ऐसे ही बोलती है स्वर्ण। सुबल एक बग्घी ला दो ना कहकर बुला देगा कहती है। माँ और बेटे के सहज संबंध की धारा के बीच में मानो दुरत्व की चट्टानें पड़ी हैं, इसलिए पानी घूमकर बहता है। कौन जाने यह चट्टान किसकी रखी हुई है, माँ की या बेटे की। सुबल ने भी तो नहीं कहा कि कैसी अजीब बात है, बुला क्यों नहीं दूंगा, कहाँ जाओगी, चलो पहुँचा देता हूँ। सुबल ने सिर्फ यांत्रिक गले से उच्चारण किया, कब चाहिए। स्वर्णलता ने आह दृष्टि से ताका। उसने बड़ा अपमान अनुभव किया। मानो स्वर्णलता तो जानती है उसकी इस छोटे बेटे के हृदय है, लेकिन स्वर्णलता के लिए उस हृदय की ऐसी कृपणता क्यों। उसका यह छोटा बेटा मानो चेष्टा करके हृदय को सख्त मुट्ठी में बांधे रखता है, जिसमें असावधानता से जरा भी नहीं खिसके। यहाँ मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि स्वर्णलता का ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। स्वर्णलता ने अपनी समझ, जब उसकी 9 साल में शादी हो जाती है और वह पढ़ नहीं पाती है, तो वह यह चेष्टा करती है कि अपने बच्चों में वह गुण दे सके। इसलिए चापा के जन्म के साथ ही उसने ये निर्णय लिया था कि वह अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करवाएगी। किंतु यह हो ना सका। चापा और चंद की शादी हो जाती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद जब वह भानु कानू में अपने देवर की प्रतिछाया देखती है, उनका व्यवहार देखती है, तो वह और भी निराश हो जाती है। और उसके जो बाकी तीनों बच्चे थे, पारुल, बकुल और सुबल, उनकी तरफ वह एकदम ध्यान नहीं देती है। वह उनका पालन पोषण अलग घर में होने पर भी उसका हृदय में जो कष्ट पहुंचता है, जो चोट पहुंचती है, उस कारण से अपने इन 3 बच्चों को वह पूरी एकाग्रता, जिस मन से उसने उनको पाला था, उस मन से उनको नहीं पालन पोषण कर पाती है। आश्चर्य, माँ कहकर सुबल ने कितने दिनों से नहीं पुकारा। उस कठिनता के आगे कोई आवेदन करने की इच्छा नहीं होती। स्वर्णलता के इस दुरत्व व्यवहार के कारण ही तीनों बच्चे अपने आप को एक आवरण से ढके रहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर भी कभी कभार उपाय भी तो नहीं रहता। किराए की गाड़ी से अकेले यहाँ वहाँ जाने का साहस ही तो असम साहसिकता है। फिर भी वह साहस स्वर्ण दिखाती है। दोनों ससुराल अकेली ही आया जाया करती हैं, लेकिन रास्ते पर जाकर अपने से गाड़ी तय करके तो नहीं जाया जा सकता। वह साहस नहीं, असभ्यता है, कम से कम स्वर्ण के मापदंड से। सुबल ने चाहे ना बोला हो, दूसरे लड़के सुनाने वाले से बाज नहीं आते। कहते हैं, गाड़ी बुला देने का फार्स अब किस लिए, मजे से तो आज़ाद हो गई हो, जाओ ना निकल कर कोई गाड़ी खुद ही ठीक कर लो। कहते हैं बहुओं से हूल खाने से। बहुओं को अकेले पाँव बढ़ाने का हुक्म नहीं है और सास मजे में। मगर सुबल ने कुछ सुनाया नहीं, पूछा कब चाहिए। स्वर्ण ने भी अतएव ऐसे ही यांत्रिक गले से जवाब दिया, अभी ही चाहिए, वरना कहती क्या दाई अभी नहीं आई है।
बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हठात स्वर्ण का कलेजा धड़क उठा। नीचे यह गला किसका है? जग्गू जेठ जी का है ना? क्यों ऐसे असमय में क्यों आए हैं वे? तो क्या यह कहने आए कि किताब नहीं छाप सकेंगे? वे पढ़कर खींच उठे हैं क्या? स्वर्ण की निर्लज्जता से अवाक हो गए, किंतु उस निर्लज्जता के विस्मय से इतने जोर जोर से बात विदंडता करेंगे? किससे कर रहे हैं? किसी पछा का गला है ना? गाड़ीवान है, पैसे के लिए हुज्जत कर रहा है। ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ा। छापा खाने के मालिक जगन्नाथ चंद्र का गला आसमान को उठा। सुबल, कहाँ रे सुबल? अरे ओ बहुरानी, तुम ही आ गई। तुम्हारी किताबें ला दी हैं, 500 प्रतियां छपाई हैं। समझी, पहली किताब है ना, ब्याह के उपहार की तरह कुछ तो बांटोगी ना, अधिक ही रहे। ये मोटिया कम शैतान है, इन कुछ किताबों को यहाँ लाने का 6 पैसे मांगता है, भला 4 पैसे से ज़्यादा देना चाहिए। तुम ही कहो तो बहुरानी। मारे गुस्से के ध्वनि ही फेंक दी। कह ले ले अब पान खाना। इस वाक्य स्रोत के बीच में ही आकर बकुल ने ताऊ जी को प्रणाम किया। यूं अचानक असमय में ताऊ जी के आविर्भाव का कारण नहीं समझ सकी। साथ में जो लाए हैं यह सब क्या है? जग्गू किसी को अधिक देर तक अंधेरे में रहने नहीं देता। खुशी खुशी बोला, लो तुम्हारी माँ की किताब तैयार हो गई। अब दोस्तों मित्रों को बांटो, तुम्हारी माँ सार्थक है। लोगों से में कहने में भी मुंह उज्ज्वल होता है। छापा खाने के लोग तो सुनकर हैरान रह गए। कहना फिजूल है कि बकुल इसका बिंदु विसर्ग भी नहीं समझ सकी। माँ की किताब, वह फिर क्या? वो अवाक होकर माँ को ताकने लगी। स्वर्ण भी वाक शक्ति खो बैठी। किताब छप गई? इतनी जल्दी छप गई? तो नया परिच्छेद तो उसने दिया ही नहीं जा सका। खैर, लेकिन किताब है कहाँ? उस टोकरी में, जो टोकरी सीढ़ी के नीचे रखी है। पुराने अखबार में बंधे ढेरों पैकेटों से भरी टोकरी को जगन्नाथ चंद्र खींचकर सामने लाए। एक अप्रत्याशित स्तब्धता से आबो हवा मानो स्थिर हो गई। मोटी अकल के जगन्नाथ ने भी मानो समझा कहीं कोई सुर कट गया है। छोटे भाई की बहू उच्छ्वासित होकर तो पुलक प्रकट नहीं करेगी, लेकिन भाव भंगी से तो समझा जाएगा। स्वर्ण जिस दिन कॉपी लेकर छपाई की कहने गई थी, उस दिन भी भैयों की रीत की तरह पूरा पूरा निर्वाह नहीं हुआ था। अल्लाद की प्रतिमूर्ति सी दिखी थी वह, और कब जैसे सांप ने काट लिया हो। उस घर की बहुओं जैसा घूंघट तो लंबा नहीं, चेहरा झलकता ही है। अप्रतिभ की नाई की जगन्नाथ ने इधर उधर ताका। उसके बाद सूखे गले से कहा, बाबूजी घर पर नहीं है? बकुल ने कहा, नहीं, बगल के घर में शतरंज खेलने गए हैं। और दिन होता तो जगन्नाथ फौरन क्या उठता, गया है ना, जानता हूँ, सदा का नशा है। कहावत है, ताश शतरंज पाशा तीनों सर्वनाशा, और मेरे भाई जनाब इन्हीं तीनों में डूबे हुए हैं। लेकिन आज जगन्नाथ के मुंह बात नहीं फुरी। अच्छा, मैं चलता हूँ। उन्होंने चप्पल पहनी और स्वर्ण ने सिर पर घूंघट खींचा। गले में आंचल डालकर धीरे से उसने प्रणाम किया। हाँ हाँ, हुआ कहकर जगन्नाथ चले। रास्ता चलते चलते सोचते सोचते एक सिद्धांत पर पहुंचे हुए, और कुछ नहीं, यह बहुत अधिक खुशी। बातों में कहते हैं, थोड़े सुख से में हंसते हंसते बहुत कुछ बोले, ज़्यादा सुख से आंसू छल के मुँह से कुछ ना बोले। और बकुल, वह बेचारी तो अचकचा गई। समझ ही सकते हैं कि बहुरानी ने किसी को नहीं बताया। खुशी और निश्चिंतता से अब वह जोर जोर से कदम बढ़ाने लगे। ओ प्रबोध चंद्र आकर आंखें कपाल पर उठा लेंगे। 7 पुष्प में कभी किसी ने किताब नहीं लिखी किसने? तो बहू ने। माँ से कहना होगा जाकर। सुनती हो माँ? खुशी के मारे बहू के मुंह से बात नहीं फूली। प्रबोध चंद्र की पहले तो आंखें कपाल पर ही चढ़ गई, उसके बाद हंसी का फुआरा छूटा घर में। लड़कों ने शायद हंसी पे ऐसा हुल्लड़ बहुत दिनों से नहीं मचाया। बाबूजी कहकर बात ही कब करते हैं। बाबूजी, माँ की किताब, जग्गू ताऊ के छापा खाना कमाल, देखिए ओ। प्रबोध आसमान से गिर पड़ा। माँ की किताब? मतलब कि हम लोगों ने तो माँ को कभी कुछ किया ही नहीं, इसलिए उन्होंने खुद ही पतवार उठाई। जग्गू ताऊ जी के यहाँ छपने को दे आई थी, वही किताब छप कर आई है। स्त्रियों की तरह गाल पर हाथ रखकर प्रबोध कह उठा, कहता क्या है रे भानु? यह तो वही हुआ, केले के पत्ते तक नहीं पहुंचा ग्रंथ लिखने का अरमान। तुम लोगों की गर्भधारिणी को लेखक बनने की साध। हंसकर किताब के पन्ने फर उड़कर भानु ने कहा, आहा, ग्रंथ यह नमूना लोगों को दिखाने लायक है। हंसना लेकिन निहायत अपराध नहीं था भानु का। स्वर्णलता की स्मृति कथा का नमूना देखकर कौन हंसे बिना नहीं रह सकता था। मंदबुद्धि जगन्नाथ ने वर्ण परिचय वाले कागज में से स्वर्णलता की किताब छाप दी थी, टूटे टाइप और गाड़ी शाही से। अवश्य यह दोष जग्गू का नहीं, उसके छापे खाने का है, यह स्वर्णलता के भाग्य का ही कहिए। किताब देखकर स्वर्ण अपने भाग्य के स्वरूप को स्पष्ट देख पाई ना, कोई संदेह नहीं। और किसी का दोष नहीं, सारा दोष ही स्वर्ण के भाग्य का है। सिर्फ कागज, सिर्फ मुद्रक का प्रसाद ही नहीं, जो कि छुरी की तरह आकर कलेजे में धस गिरा है। खूब रस ले लेकर जोर जोर से पढ़ा जा चुका है। बाप के सामने फिर एक बार पढ़ा जाने लगा।
सुनिए बाबूजी सुनिए, ऐसे अनोखे प्रेस और ऐसे अनोखे प्रूफ रीडर से जग्गू ताऊ जी प्रेस चला रहे हैं। किताब का नाम धाम कुछ नहीं, बिना नाम की किताब। पहले भूमिका ही सुन लीजिए। मैं एक निपराध बगनाड़ी। मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं अल्प अंतःपुर की मझली बहू हूँ। प्रबोध हठात प्राय चौंक उठा। यह कैसे पढ़ रहे हो? कैसी भाषा है? बंगला ही तो है, जो छपा है वही पढ़ रहा हूँ। और भी नमूने हैं, सुनिए ना। कौतुक हंसी हंसते हुए भानु तेजी से पढ़ने लगा। मुझको मन मस्तिष्क है, आत्मा है, लेकिन कोई मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। मैं हा हा करके हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बहुए मुंह पर कपड़ा रखकर हंस रही थी। भानु की भंगिमा में भी तो हंसी की खुराक थी, किंतु अचानक ही एक दुर्घटना घट गई, एक अप्रत्याशित घटना। कहाँ तो थी स्वर्णलता, अकस्मात वह खूंखार भागिन सी अपने विवाहित बड़े लड़के पर टूट पड़ी। स्वर्णलता के गले में बाघिन जैसी ही घुर्राहट सुनाई पड़ी। किताब लेकर उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहुत दिन पहले की तरह एक दिन छत पर आग जली। स्वर्णलता के उस गुलाबी रंग के मकान की छत पर। नहीं नहीं, जितने ही उद्भ्रांत हो वह चाहे, उसी क्षण घर के जहां तहां आग जलाकर उसने अग्निकांड नहीं किया। धीरे धीरे काफी समय लेकर आग जलाई। पैसे के 2 वर्ण परिचय वाले कागज में छपी वैसे ही जिल्द से बंधी किताब की 500 प्रतियां जलने में इतना समय लगा? नहीं नहीं, उन प्रतियों ने उतना समय नहीं लिया। उतनी देर में आंखों में कड़वाहट लाने वाला धुआं उगलते हुए जो सब जले थे वे बहुत पुराने पीले पड़े पन्ने और विवर्ण हुई स्याही में लिखी बहुत सी कापियां। अभी की लिखी खासी जिल्द वाली कॉपियों की ढेरी। ध्वंस हो गया आजीवन का संचय, सदा के गोपन प्रेम की निधियां। स्वर्णलता की अब कोई कॉपी नहीं रह गई। वे कॉपियां उसकी बहुत दिनों की सगी थी, सुख दुख की बहुतेरी अनुभूतियों के संबल से तिल तिल करके भर उठी थी। लोगों की निगाह बचाकर किस सावधानी से लिखी और रखी। एक एक कॉपी के संग्रह के पीछे कितना आग्रह था, कितनी व्याकुलता और कितना रोमांचकर गोपनीयता का इतिहास। उसे पैसों से कभी नहीं रहा, प्यार कभी नहीं रहा, यह सत्य है। उमा शशि की तरह नहीं, उमा शशि की तरह खाली हाथ की दुख भरी अभिज्ञता कभी नहीं रही। प्रबोध के प्रेम का प्रकटीकरण ही था कि खर्च करो कहकर कुछ रुपए हाथ में खोस देना। वह देना अवश्य लोगों की नज़रों के आड़ में होता, पर खर्च करना तो छिपाकर संभव नहीं था। स्वर्ण स्वयं तो दुकान नहीं जाएगी, किसी से मंगवाना। सो जो सदर रास्ते से जाएगा आएगा, वह कुछ मक्खी मच्छर होकर तो नहीं आएगा जाएगा। शुरू में जब स्वर्ण अबोध थी इसलिए असावधान थी, उसने दुल्हू से जिल्दबंदी कॉपी मंगवाई थी। वही कॉपी हजारों कया की जननी हुई। क्यों, क्या जरूरत है? ऐसी दामी कॉपी किस काम आएगी? पैसा रहने पर धोबी ग्वाले का हिसाब भी छाड़ आने की कॉपी में लिखा जाएगा, आदि आदि। तभी से सावधान हो गई स्वर्ण। गोपनता वह पसंद नहीं करती, लेकिन यूं उद्घाटित होना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए खिड़की की राह बगल के मकान के लड़के को पैसे देकर चुपचाप कॉपी मंगवाया करती। उसे गुड्डी लटाई के पैसे उसी राह से देती। जिल्द बंदी रूलदार कॉपी लोगों से छिपाकर ही मंगाया, लोगों से छिपाकर ही रखा। हृदय के रस से लालन किया, जीवन वेदना के आवेग से उन्हें पुष्ट किया। कितने दिन, कितने निर्भूत क्षणों में उन पर प्यार का हाथ फेरा, उन्हें प्यार भरी नज़र से निहारा। वे केवल प्राण के समान ही कोई वस्तु ना हो, जैसे प्राणी से भी बढ़कर कोई जीवंत प्रियजन हो। उन्हें इसी का अहंकार हुआ। उन्होंने प्रकाश का मुंह देखना चाहा। अरे तुम सब अंधकार के जीव हो और प्रकाश का मुंह देखने का अरमान। आखिर यह दुस्सह दुर्दशा देखनी पड़ी। उन्हीं प्यार करने वाले हाथों में उनमें आग लगी। प्यार भरी वही नज़र उसकी भस्म हो जाना देखती रही। स्वर्ण ने छत की सीढ़ी का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कि इस नृशंस हत्याकांड का कोई साक्षी न रहे, किंतु उस दरवाजे की चिटकनी ढीली थी। दरवाजे को खींचते ही वह खुल गई। लाचार एक साक्षी रह गया इसका। दोपहर की एकाएक कागज जलने की गंध पाकर इस उस कमरे को देखकर छत पर आ पहुंचा। खींचकर दरवाजे को खोला तो काठ का मारा सा रह गया। वो सीढ़ी पर घर की दीवार पर छाया पड़ी, इसलिए उस भयंकर धूप में भी स्वर्ण के चेहरे पर आग की आभा की झलक दिखाई पड़ी। उस आभास में वह सदा का चीना मुखड़ा मानो अजीब एक अपरिचय के प्राचीर लिए खड़ा था, किंतु उस अचिन्ह मुखड़े की प्रत्येक रेखा में वह इतिहास अंकित था, आजीवन के दुस्सह संग्राम का, या हारे हुए सैनिक की हताशा, विफलता, आत्माधिकार का। क्या पता क्या जिसने देखा था उसे क्या उन रेखाओं की भाषा पढ़ने की क्षमता थी? शायद नहीं थी। इसलिए क्षण भर विहल विचलित दृष्टि से देखकर ही डरा हुआ भाग गया या सीढ़ी से। उसके बाद वह हत्याकांड का दर्शक एक नई चेतना के अथाह समुद्र में उन रेखाओं की भाषा के पाठोद्वार के लिए टटोलता फिरा।
अनजाने ही कब तो उसकी आंखों से आंसू बह निकला। मन ही मन बोला, हम सदा तुम्हें गलत समझते हैं, इसलिए तुम पर अन्याय किया। फिर एक नई लहर उठी और ये लहर ले आई जयावती, स्वर्णलता से, जिनका सदा का सखित्व का बंधन था। रोज भेंट होती है ऐसी बात नहीं, चिट्ठी पत्थर की सेतु रचना से हृदय का आदान प्रदान जारी है। वह भी नहीं, किंतु वह बंधन अटूट और अक्षय है, बचपन जैसा ही निर्मल, उज्जवल, स्नेह और संभ्रम की सीमा रेखा से सुंदर। जयावती यहाँ शायद ही कभी आती है। लहर ले आई जयावती। यद्यपि वह अधिकांश समय अपने मायके में ही रहती है और उनका मायका बड़े आदमी का घर है, इसलिए उसकी गतिविधि पर जैसे नियंत्रण निषेध का कोई दबाव नहीं, वैसे ही आने जाने की कोई असुविधा नहीं। फिर भी लगाव का कृतित्व बल्कि स्वर्णलता को ही देना चाहिए। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, इसलिए स्वर्णलता ही एक दिन जयावती के मायके जा पहुंची। प्रबोध इसके लिए मान अभिमान कर उठता। स्वर्णलता उस पर कान नहीं देती। वह बोली, उसके यहाँ आने से होता क्या है? अपनी इस गृहस्थी में 2 मिनट निश्चिंत बैठकर बात भी कर पाऊंगी, यह तो वह 20 बार उठती और दौड़ती हूँ। मैं ही इस गृहस्थी के झंझटों से छुट्टी लेकर वहाँ चली जाती हूँ, वही बेहतर है। उसे तो वहाँ कामकाज का झमेला नहीं है। हाँ, बग्घी किराए के पैसे यदि तुम्हें खलते हो तो कहो, मान सम्मान की बात ना करो। कुटुंब का घर तो क्या हुआ? अपना पराया के निर्धारण की बंधी सड़क से स्वर्ण कभी नहीं चल सकती, लिहाजा उसकी चर्चा ही बेकार है। मामूली से किसी अनुष्ठान के सिलसिले में मुक्तकेशी संसार परिजन की पाली बिलया भी स्वर्ण की अपनी है और इसके बाहर दुनिया का कोई उसका अपना नहीं। इस नियम पर स्वर्ण विश्वास नहीं करती, इसलिए जी जब खराब लगा तो प्रबोध की ना नुकू की परवाह करके वो स्वर्ण ही वहाँ गई है, किंतु इधर शायद बहुत दिनों से नहीं गई। इसलिए एक दिन जयावती ही आ पहुंची। कचहरी जाते समय उनके वकील गाड़ी से यहाँ उतार गए। लौटते हुए फिर उसके भाई ले जाएंगे। स्वर्ण के भाई की भी वकील है, शायद उन्हें भी गाड़ी है। स्वर्णलता के लड़के की भी गाड़ी है। खैर, जयावती आई और एक लहर ले आई, यही असली बात है। कई जने मिलकर जयावती बद्रीनाथ केदारनाथ आश्रम जा रही है, तुम भी चलो ना। वीरानी कोई नहीं है। जा रही है जयावती की 2 बहनें, एक भाभी एक ननद, और वह तो स्वर्ण की भी ननद है। साथ चलेंगे, घर का एक सरकार और वहाँ एक पंडा, संग साथ अच्छा ही है। जयावती की भी बड़ी इच्छा है कि स्वर्ण साथ चले। स्वर्णलता को इधर कई दिनों से बुखार था। वह लेटी हुई थी, उठ बैठी, बोली, हाँ चलूंगी। जयावती हंसी, अरे बाबा ठहर, पहले अपने पतिदेव से तो अनुमति ले ले, फिर दस्तावेज का सही बनाना। चलूंगी कहने से तो नहीं होता। स्वर्ण ने संक्षेप में कहा, होगा तो मेरा इंतजाम भी करो और साथ में क्या क्या लेना है, क्या क्या लगेगा वह भी बता दो। अरे इतने दिनों का विरह सह पाएंगे मंझले बाबू? जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ कर कहना। महीना भर लगेगा। स्वर्ण ने कहा, सोच समझ कर ही कहा है। सोच समझ कर मरी जा रही हूँ कि कहाँ भागू, तुम भगवान होकर आई हो। स्वर्ण को 2 दिन के लिए कहीं भागने की जगह खोज देने के लिए जयावती भगवान होकर आई, लेकिन स्वर्ण के भाग्य का भगवान दुस्साहसी स्वर्ण ने किसी से पूछे बिना ही दस्तावेज पर सही बना दिया। वह क्या चुप रहेगा या खुशी से पिघलकर कहेगा, ठीक तो है, जब ऐसा एक सुयोग मिल ही गया है तो जाओ ना, कभी कहीं तो गई नहीं हो। ऐसा कहता तो महत्व की बात ना होती, पर इतना महत्व तो सबकी कुंडली में नहीं लिखा होता। घर लौटकर प्रबोध ने सुना। वह जामे से बाहर होकर बोला, लहर? कौन लाया यह लहर? उस घर की गृहिणी, अपने योग्य ही काम किया उन्होंने। मनसा देवी के मंदिर में धूप का धुआं देती आई है वह, कह देना जाना संभव नहीं। स्वर्ण ने शांत गले से कहा, मैंने कह दिया है जाऊंगी। कह दिया? वचन दे दिया? यह शायद याद ही नहीं है कि घर में एक बूढ़ा आदमी पड़ा है, उससे कुछ पूछना ताछना भी जरूरी है। बड़े दिनों बाद स्वर्ण आज हंसी। अजी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस मामले में अपनी कोई इच्छा अनिच्छा नहीं चलेगी, यह भी तो देखने में बुरा लगता है। कोई इच्छा अनिच्छा? प्रबोध के माथे पर जैसे लाठी लगी। कोई अच्छा अनिच्छा नहीं। कौन सा काम तुम्हारी इच्छा से नहीं होता? स्वर्ण हंसी। अच्छा फिर तो झमेला ही चुक गया। सब कुछ तो हो रहा है, यह भी होगा? नहीं नहीं, यह नहीं होगा, अब आएगा। तबीयत खराब है, रोज ज्वर जैसा रहता है और ऐसे में जीने मरने के लिए तीरथ की चली। तीरथ आखिर भागा कहाँ जा रहा है? तीरथ बेशक नहीं भागा जा रहा, पर मैं तो भाग जा सकती हूँ। सहज बात का रास्ता बहुत दिनों से बंद था। एकाएक एक अलौकिक मंत्र से वह दरवाजा खुल गया। श्यामा सुंदरी के बेटे जगन्नाथ चटर्जी के नीचे के तल्ले में एक सील भरे कमरे में एक मंत्र जी रहा था। उसके बाद एक बंटाधार हो गया, मंत्र गया खो, फिर बंद हो गया दरवाजा। सिर्फ एक आवरण रहा, ज्वर भाव। रोज ही यदि इसे ज्वर भाव भी रहे तो सहज भाव कहाँ से है? स्वर्ण ने आज बहुत दिनों बाद हंसकर कहा, मैं तो भाग जा सकती हूँ, किंतु प्रबोध क्या बच्चे को फुसलाने जैसी बात में आ सकते हैं? वह हाँ हाँ करके बोलने उठा, इस वाहियात बातों से मेरा मिजाज ना बिगाड़ो। मैं कह ही देता हूँ, ऐसी तबीयत में कहीं जाना आने नहीं होगा।
भानु कल कचहरी से नई बहू के भैया से कह देना। यह नहीं हो सकता सुनने का, मैंने बात दे दी है, तबीयत मेरी पहाड़ से में अच्छी हो जाएगी। अच्छी होगी, कह दिया और हो गया। 2 चक्कर देकर प्रबोध बोल उठा। जाने को कह रही हो, बड़ी बहू के बच्चा नहीं होगा। स्वर्ण थके हुए स्वर में बोले, होगा, उसकी अपनी माँ के पास होगा। तुम मर्द होकर उसके लिए दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे मैं दिमाग खराब वाला हूँ क्यों? इस पर क्यों नहीं? प्रबोध ने हाथ से जरा आँख को रगड़ा और टूटे हुए गले से कहा, बहू अपने बाप के घर चली जाएगी और मैं अपना कामकाज छोड़कर घर बैठे तुम्हारी बेटी को निगरानी करूँगा। स्वर्ण की इच्छा हुई मुँह तक चादर तानकर उधर को मुँह ताक कर लेट जाए, मगर इस इच्छा को दबाकर बोली, बेटी की निगरानी का सवाल कहाँ हो जाता है? छोटी बहू कहाँ जा रही है? दोनों रहेंगी? हाँ रहेंगी। प्रबोध मानो हठात गर्जन कर उठा। रहेंगी कि उड़ेंगी यह तो भगवान ही जाने। तुम्हारी नाराजगी के डर से कुछ कहता नहीं हूँ, गूंगा बहरा बनकर रह जाता हूँ। पर सुन लो, तुम्हारी छोटी बेटी का रंग ढंग अच्छा नहीं है। परिमल बाबू के छोटे लड़के से गुजगुज करती रहती है। क्यों? उससे इतनी बाती क्यों? मैं कह देता हूँ मजली, तीरथ तीरथ करके तुम चली गई तो लौटकर बेटी के घर में देखोगी नहीं, संदेह है शायद। स्वर्ण उठ बैठी। उसने स्थिर दृष्टि से प्रबोध की ओर जोर से ताका। उसके बाद वैसे स्थिर गले से बोली, यदि वैसा देखूं, ऐसा साहस यदि वह दिखा सके तो समझूंगी मेरा रक्तमांस बिल्कुल बेकार नहीं गया। कम से कम एक संतान ने तो माँ का ऋण चुकाया। और फिर लेट पड़ी। सहसा जैसे थप्पड़ खाकर चुप हो गया प्रबोध। उसके बाद उसने सोचा, नाहा की दोष देता हूँ, दिमाग खराब ही है। जरा देर छटपट करता फिरा, फिर लौट आया और फिर निर्लज्ज की तरह बोल उठा। गुस्से में बोल तो बैठी एक बात, परंतु चारों तरफ से विवेचना करके तब तो दूसरे की बात पर नाचना। हो सकता है ठीक तरह से कहने से इसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन आदत के मुताबिक और कुछ नहीं आया उसके मुंह में। स्वर्ण अब सचमुच ही करवट बदलकर लेट गई। केवल उसके ने के पहले एक बार उठ बैठी, रूंधे गले से बोली, हाथ जोड़कर तुमसे कई दिनों की छुट्टी मांगती हूँ, इतनी कृपा करो। सभी नौकरी में कुछ ना कुछ छुट्टी मिलती है। घर में तुम्हारे 36 वर्षों से दासत्व कर रही हूँ। 2 महीने की छुट्टी क्या पावना नहीं है मेरा?